आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पर 5 पाठ यानी जैव प्रक्रम लेकर आए हैं, जिसमें 35 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करेंगे समझाने की। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से यानी पहले प्रश्न से। वो इस प्रकार दिया गया है कि हरे पौधों में पोषण होता है स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी या मृतपोषी। तो हम सभी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। तो यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा हमारा पहला ए, कि हरे पौधे में पोषण होता है कौन से प्रकार का, स्वपोषी। तो बढ़ते हैं देखिए दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा गया ईस्ट तथा राइजोपस कवक हैं। राइजोपस क्या है? ये कवक हैं। स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी या मृतपोषी। तो याद रखना यहाँ कवक की बात करें तो कवक हमेशा जो भी होंगे वो होंगे मृतपोषी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, मृतपोषी। फिर याद रखना ईस्ट तथा राइजोपस जो कवक हैं वो कैसे होंगे? मृतपोषी होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण, ध्यान दीजिएगा, जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण होता है कहाँ? अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत में या बड़ी आंत में। तो याद रखना क्षुद्रांत का दूसरा नाम है छोटी आंत। तो ये भी याद रखना इसके लिए, छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत में। अब कौन सा ऑप्शन होगा बताते हैं। देखिए सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन? मुंह से जाता है ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद जाता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में। तो याद रखना अधिकांश पोषण कहाँ हो जाता है? बड़ी आंत में पोषण हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है अवशोषण होता है किसका? पचे हुए भोजन को। तो यहाँ तक तो भोजन पच जाता है, लेकिन इसका अवशोषण कहाँ होगा? क्षुद्रांत में होगा यानी छोटी आंत में होगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो होगा सही सी। याद रखना पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो होता है क्षुद्रांत अर्थात मतलब छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप नए हैं चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और अगर आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि श्वसन क्रिया में पौधे से मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जब श्वसन क्रिया हो रही है तो पौधे से क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या ये सभी। तो बच्चे या तो ये सभी लगा देंगे या लगा देंगे ऑक्सीजन। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ श्वसन क्रिया की बात कर रहा है तो श्वसन क्रिया में पौधे से मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज याद रखना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है पेड़ों से, और जब श्वसन क्रिया हो रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त नहीं होती है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मुक्त नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं, सॉरी प्रयुक्त नहीं होती है। कौन नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा या पर्णहरित, इन तीनों की अवस्था होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती है। अब यहाँ याद रखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो वातावरण से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, सूरज से सौर ऊर्जा ली जाती है, और हरे भाग में होता है पर्णहरित। तो इन सब की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के बाद में ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है पेड़ों से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है उपचर्म में, रंध्रों में या वात रंध्रों से या इस सभी से। तो याद रखना इन सभी से होता है। और कौन कौन से भाग होते हैं? जो पत्तियों में होते हैं, जो पत्ती में होते हैं वो कहलाते हैं रंध्र, और जो टहनी मतलब तने होते हैं, तने तने की जो पतली पतली कोमल कोमल टहनियां होती हैं उनमें होते हैं वातरंध्र। और जो उपचर्म की बात होती है, ये जो पूरे पौधे में जो ऊपरी वाला आवरण जो होता है यानी इसकी खाल कह सकते हैं हम, उसे बोलते हैं उपचर्म। तो इन सब से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है याद रखना अवायवीय श्वसन में, ईस्ट में, खंभ कोशिकाओं में या पेशी कोशिकाओं में या फेफड़ों में। तो याद रखना यहाँ कह रहा है अवायवीय श्वसन में के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल जो बनता है वो बनता है पेशी कोशिकाओं में। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी, पेशी कोशिकाओं में जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि
अमाशय में जठर रस है। अमाशय में क्या है? जठर रस में प्रोटीन पाचन का एंजाइम है, यानी प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? ट्रिप्सिन की, पेप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन की या लाइपेज की? तो याद रखना प्रोटीन का पाचन कौन करता है? कौन एंजाइम? पेप्सिन। तो याद रखना पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? कौन है एंजाइम्स? वो है पेप्सिन। तो ये हमें याद रखना है कि प्रोटीन पाचन एंजाइम्स का नाम पेप्सिन है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पुष्पीय पादपों में जल संवहन होता है। पुष्पीय पादपों की बात कर रहा है कि जल संवहन होता है किसके द्वारा? वाहिनिका द्वारा, वाहिका द्वारा या वाहिनिका तथा वाहिका द्वारा या चालनी या नलिकाओं द्वारा। तो याद रखना इन दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी सही है कि पुष्पीय पादपों में जल संवहन होता है वाहिनिका तथा वाहिका के दोनों के द्वारा ही इनका होता है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। क्या कह सकते हैं? भोजन का। ठीक है, भोज्य पदार्थ का मतलब भोजनों का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा या मृदुतक द्वारा या खम्भूतक द्वारा। तो भोजन का मतलब फूड, फूड का मतलब फ्लोएम। तो यहाँ ऑप्शन याद रखना, वैसे तो आपको पता ही होगा, आशा है कि पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम का द्वारा। और जल का संवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा। तो दोनों याद रखना, जल का संवहन करता है जाइलम के द्वारा और भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम द्वारा। तो आशा करता हूं कि ये 10 सवाल तो अच्छे लगे होंगे, लेकिन अभी और हैं 35 कराने हैं, 25 और हैं आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए। किसकी बात कर रहा है बेटा? श्वसन क्रिया की। और इसमें फ्लास्क में बीज कैसे होने चाहिए? शुष्क बीज होने चाहिए। भुने हुए तो कभी काट दीजिए, खत्म कर दी, भुन जाएंगे तो बीज उनमें श्वसन ही नहीं होगा, खत्म हो जाता है। उबले हुए बीज होने चाहिए या अंकुरित होने चाहिए? तो उबले हुए भी बात हो जाती, बेकार हो जाते हैं। उबले हुए हों, भुने हुए हों, ये तो बेकार हो गए। अब इन दोनों की बात है, शुष्क बीज या सूखे हुए यानी शुष्क बीज या अंकुरित बीज। भाई अंकुरित बीज जब हो जाएंगे तो उनमें किले निकल आएंगे, ऑक्सीजन श्वसन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, अंकुरित बीज। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए, अंकुरित बीज होने चाहिए, तभी श्वसन उसकी क्रिया पूर्ण हो सकेगी। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि खाद्य पदार्थों में स्टार्च, खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? तो कह रहा है मिथाइल ब्लू या ग्लिसरीन या आयोडीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखना आयोडीन के द्वारा होता है। आयोडीन के जब हम बूंदे डालते हैं पत्तियों में तो उसमें क्या होता है? नीले और काले रंग का पदार्थ वो बनते, नीले और काले रंग की पत्ती हो जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि पत्तियों में क्या है? स्टार्च बना हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि एक छात्र ने पत्ती की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्या सांख्यिकी रेखा चित्र बनाया, यानी रेखा चित्र बना लिया बच्चे ने। ठीक है, किस संख्या द्वारा चिन्हित भाग क्लोरोप्लास्ट, यहाँ कह रहा है क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो क्लोरोप्लास्ट इस चित्र में क्लोरोप्लास्ट कहाँ बनता है ये देखना है। तो ये याद रखना, ये छोटे छोटे जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। कलर चेंज कर देते हैं हम, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो कौन से नंबर पर है? ये 4 नंबर पे है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा हमारा? 4 नंबर वाला। तो फिर ध्यान दीजिएगा कि इनमें क्लोरोप्लास्ट कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट प्रकट करता है वो नंबर 4 संख्या होती है। 4 नंबर इसकी जगह पे कुछ और होता तो वो नंबर आ जाता। फिलहाल यहाँ ऑप्शन सही है, कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा जो है सांस लेता है? गिल्स यानी यहाँ होते हैं, मछली लेती है, कॉकरोच लेता है, केचुआ लेता है, चिड़िया लेती है। तो हम सभी लोग वैसे तो जानते ही हैं कि गलफड़ों के द्वारा जो सांस लेती है वो लेती है पानी में मछली, तभी वो डूबी रहती है, गलफड़ों के द्वारा वो सांस लेती रहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है कि हृदय में 2 बार रक्त का जाना, एक बार अशुद्ध रक्त और फिर शुद्ध होने के बाद में शुद्ध रक्त जब जाता है तो उसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तोता, चूहा, मनुष्य या इन सभी में? तो याद रखना तोता में भी,
चूहे में भी और मनुष्य में भी, इन दोनों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, इसलिए इनमें सभी ऑप्शन डी सही है कि दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है, तोता में भी, चूहा में भी और मनुष्य में भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। बिल्कुल सही है कि सूर्य का प्रकाश होगा तभी जो है पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी करते हैं। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती में क्या मिलाया जा रहा है, आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं, तो पत्तियों का बिना ढका हुआ भाग कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। यानी पत्तियों में अगर हम आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, जो बिना ढका हुआ भाग होगा वो क्या हो जाएगा, नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वह कहलाता है आयोडीन। अभी पढ़ा है हमने पीछे, तो आयोडीन जो है वो होता है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ग्लूकोज, क्लोरोफिल, आयोडीन या स्टार्च, तो आयोडीन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती में जो छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, द्वार कोशिकाएं, केंद्रक, रंध्र या हरित लवक। हम जानते हैं कि वो पाए जाते हैं रंध्र। क्या होते हैं, रंध्र। तो याद रखना छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पत्तियों की सतह पर वो हो जाते हैं रंध्र। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है, सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि प्याज की झिल्ली की अस्थाई अभिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफार्म का या कॉटन ब्लू का या मेथिल ऑरेंज का या सैक्रेनिन का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अस्थाई अभिरंजन की बात कर रहा है, स्लाइड तैयार करी है, अभिरंजन कौन का प्रयोग किया था, वो है सैक्रेनिन। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है, प्याज की झिल्ली के लिए सैक्रेनिन है जो अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया, कहा गया कि एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पराक्सीसोम में या लाइसोसोम में। तो याद रखना एटीपी और एनएडी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास में, बी ऑप्शन सही है, क्लोरोप्लास्ट में। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपीएच की फॉर्म क्या होती है, एन जो लिखा होता है उसे बोलते हैं निकोटीमाइड, और ए होता है एडेनिन, और डी होता है डी न्यूक्लियोटाइड, और पीएच, ये पूरे पीएच को बोलते हैं फास्फेट। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है, और ये कहाँ निर्माण होता है इनका, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है, बी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो याद रखना पित्त रस का स्राव जो होता है वो होता है यकृत में। तो ये तो ऑप्शन सही है बी वाला। लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, लेकिन इसका स्राव जो है वो यकृत के अंदर होता है। तो याद रखना कि पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, यकृत में, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम है जल से, जाइलम किससे है, जल से। तो जल का संवहन बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे तो जल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और अगर फ्लोएम की बात करता है तो फूड का वहन करता है, यानी भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मतलब पावर हाउस, अभी पता है ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, क्या नाम है, माइट्रोकाइंडिया, नहीं मुद्रा पूछी, सॉरी मुद्रा मतलब रूप, हाँ मुद्रा पूछी, यहाँ पे हाउस ग्रह नहीं पूछा है। ऊर्जा ग्रह जो है वो माइट्रोकाइंडिया है, लेकिन मुद्रा की बात करेंगे वो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये मुद्रा है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। कोशिका प्रकरणों में ऊर्जा की मुद्रा कौन है, वो एटीपी के रूप में मुद्रा रहती है इकट्ठी, मुद्रा मतलब मनी, यानी ऊर्जा वो एटीपी के रूप में होती है। और ग्रह कौन सा होता है, वो कहलाता है माइट्रोकाइंडिया, पावर हाउस है ये, ग्रह है, मुद्रा नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया है प्रचलित रूप में ऊर्जा ग्रह, देखो ऊर्जा ग्रह आ गया, यानी पावर हाउस, पावर हाउस कौन कहलाता है, माइट्रोकाइंडिया। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है, सी सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा ग्रह कौन सा है प्रचलित रूप में, वो है माइट्रोकाइंडिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये ब्लड को लाल रंगने का काम आता है, यानी लाल रंग जो खून का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में या वृद्धि में। तो याद रखना हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है श्वसन में। श्वसन में क्यों निभाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलती है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, तो हो जाता है अनऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े की सहायता से बाहर निकाल देता है, फिर ऑक्सीजन ले लेता है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन जो है बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है ऑक्सीजन का परिवहन करने का, यानी श्वसन क्रिया में बात आएगी श्वसन में। और ये भी याद रखना कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग जो है वो लाल होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो हम जानते हैं कि कोष्ठकों की संख्या या वेश्म, कितने वेश्म पाए जाते हैं हृदय में? हृदय में पाए जाते हैं 4 वेश्म या कोष्ठों। कितने होते हैं कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में या इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं वात रंध्रों में। यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही है, वात रंध्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो पोषण है उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाई आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये सभी है। तो हम सभी जानते हैं कि स्वपोषी पोषण जो है हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो क्या होते हैं सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके लिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं खनिज लवण भी इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है वो है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो तीनों है वो तीनों ही जरूरत पड़ती है, ये सभी ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है ये पूछ रहा है। सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या गैसीय रूप में। तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो दिया है, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं पूछ रहा है। अमाशय में पाई जाती हैं, पित्ताशय में पाई जाती हैं, नहीं अग्नाशय, सॉरी अग्नाशय में पाई जाती हैं, पित्ताशय में पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। तो याद रखना जठर ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं अमाशय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यह तीसरा प्रश्न, वे प्रक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। याद रखना कार्बनिक अणु जो हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, तो अपचयी अभिक्रिया कहलाएंगी, नहीं उपचयी, सॉरी उपचयी अभिक्रिया कहलाएंगी, अपचयी अभिक्रिया कहलाएंगी, या ए और दो दोनों ही अभिक्रिया कहलाएंगी, या सामान्य अभिक्रिया कहलाएंगे। याद रखना यहाँ कार्बनिक अणु जो है सरल अणुओं में टूट रहे हैं, जब टूट रहे हैं नहीं अलग अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा कि कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, उन अभिक्रियाओं क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ 30 प्रश्न हो गए हैं, 5 रह गए, वो भी कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। और प्ले लिस्ट में बाद में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम 31 प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो अवशोषित करता है, किस चीज को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल जल को करता है, खनिज लवण को करता है, प्रकाश ऊर्जा को करता है, ऑक्सीजन को करता है। तो याद रखना क्लोरोफिल जो है पत्तियों पर जाता है, जिसके कारण हरा रंग होता है पत्तियों का, और वो रंग जो है वो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ करेंगे प्रकाश ऊर्जा। तो क्लोरोफिल अवशोषित किसको करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, विषम पोषी नहीं है। फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट, ये तीनों जो हैं वो विषम पोषी हैं, लेकिन मनी प्लांट जो है वो विषम पोषी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है वो विषम पोषी नहीं है। फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट जो है वो ये जो है वो विषम पोषी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र मतलब बाथरूम। बाथरूम का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में,
प्लीहा में, हृदय में। तो यक का मतलब होता है, ब्रक का मतलब होता है किडनी। तो किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, यानी बाथरूम का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है यहाँ पर? ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, या लाइपेज पाया जाता है? तो लार में जो ग्रंथ एंजाइम्स पाया जाता है वो होता है एमाइलेज। बी ऑप्शन सही है, एमाइलेज। लार में ग्रंथ एंजाइम्स पाने वाला कौन सा है? एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? यहाँ पचने की बात कही है, अवशोषित की बात नहीं कही है। अवशोषित लास्ट कहाँ होता है जाकर? छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। यहाँ कह रहा है भोजन जो अंतिम रूप में कहाँ पचता है? अमाशय में पचता है, मुख गुहा में पचता है, बृहदांत में या बड़ी आंत में पचता है, या छोटी आंत में पचता है? तो यहाँ याद रखना अंतिम भाग जो है वो कौन सा है जहाँ पचन होता है? वह है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, उसके बाद में केवल अवशोषित रह जाता है, वो छोटी आंत में होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम।